everyone, welcome to Pawan Wagh Academy students. As you know student, हम लोग ऑलरेडी आप लोगों के 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं क्लास 8 के, राइट। 2 चैप्टर स्टार्टिंग के थे, 2 चैप्टर बीच के किए थे। अब आप लोगों का जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा वो है सेल एंड सेल ऑर्गेनल्स। देखिए ये जो चैप्टर है ना, बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है सिर्फ कि आप लोगों की 8th क्लास में आएगा, आगे नहीं आएगा। आप लोगों का 8th में, मेरे ख्याल से सब थोड़ा सा पार्ट कहीं ना कहीं आप लोगों के 7th में भी है, राइट। बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा है सेल के बारे में, दैट व्हाट इज सेल, क्या है क्या नहीं है। 8th में थोड़ा सा हाई लेवल पर है, उसके बाद 9th में थोड़ा और हाई लेवल है, 10th में और हाई लेवल है, 11th में और है, 12th में और है। और अगर आप लोग बायोलॉजी सेलेक्ट करते हैं, यानी कि आफ्टर 12th ग्रेजुएशन में आप लोग बायोटेक जाते हैं, यानी कि बायोलॉजी से ही रिलेटेड आप लोग अपना आगे बढ़ते हैं, तो ये चैप्टर आप लोगों का इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है, यानी कि समझ लीजिए कि आप लोगों का पीछा नहीं छोड़ने वाला, ये कुछ ऐसा चैप्टर है। तो इसको ध्यान से समझिए, अच्छे से पढ़िए, क्योंकि बेस जब मजबूत होता है हम लोग के किसी भी चैप्टर का, किसी भी सब्जेक्ट का, तो आगे आने वाले फिर कितना भी टिपिकल लेवल आ जाए हम लोग उसको आसानी से कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग का वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, द सेल एंड सेल ऑर्गेनल्स। देखिए सबसे पहले सेल की बात करते हैं। द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज सेल। ये तो आप लोगों को पता ही है कि हम लोगों के अर्थ पर जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे प्लांट है, एनिमल्स है, बैक्टीरिया है, चाहे कोई भी है, प्रोटोजोआ वगैरह, एवरीथिंग, हर कोई एक स्मॉलर यूनिट से मिलके बना है, जिसे हम बोलते हैं सेल। सेल की इंट्रोडक्शन को आप लोगों ने 7th में पढ़ा ही है बच्चों, राइट। हम लोग यहाँ सेल का डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन आप लोग 7th में पढ़ के आए हो, स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे यहाँ 8th में आप लोगों का, राइट। आप लोगों ने, जैसे मैं एक थोड़ा सा एग्जांपल देती हूँ, घर बनाते हैं, तो घर बनाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं बच्चों? ईंट का, ब्रिक, राइट। अगर ईंट नहीं हो तो घर आप बना सकते हैं? इज इट पॉसिबल कि जो वॉल्स और ये सब लगा है बन जाए? दैट्स नॉट पॉसिबल। तो इसी तरीके से घर बनाने के लिए जो एक छोटी यूनिट ईंट की जरूरत होती है, बिना ईंट के काम हो ही नहीं सकता, वही है सेल। कि किसी की भी बॉडी को बनाने के लिए, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, लिविंग बॉडी को बनाने के लिए जिस स्मॉलेस्ट यूनिट की जरूरत जो हमें पड़ती है ना, उसे हम बोलते हैं सेल, होती है। सेम एज इट इज सेल ऑर्गेनल्स। अब देखिए जो सेल है, सेल के अंदर भी उसके ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स होते हैं ना, किडनी, हार्ट, स्टोमक, लंग्स, लिवर, ये सब क्या है? ऑर्गन्स है, हमारे ऑर्गन्स है। सेम एज इट इज सेल के अंदर भी उसके ऑर्गन्स होते हैं जो सेल को जिंदा रखते हैं। हमारे ऑर्गन्स क्या कर रहे हैं? हमें जिंदा रख रहे हैं। हार्ट हमारा हमारे ब्लड को पंप कर रहा है, हमारा हम जिंदा है। लिवर हमारा टॉक्सिक सब्सटेंस को बनाता है, जिंदा है। स्टोमक डाइजेशन करता है, किडनी एक्सक्रीशन करती है, लंग्स ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल और एक्सहेल करती है, जिसकी वजह से हम जिंदा हैं। इसी तरीके से सेल के अंदर भी उसके ऑर्गन्स होते हैं, जिसे हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनल्स। व्हाट वी कॉल सेल ऑर्गेनल्स। और यही सेल ऑर्गेनल्स सेल को उसका काम, क्या कह सकते हैं, उसको जिंदा रखने के लिए ताकत देते हैं। और इस चैप्टर में हम लोग सेल किस किस चीज से मिलके बना है और सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनल्स हैं, इस चीज के बारे में बड़े ही डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ अ सेल। कंपोनेंट्स का मतलब होता है कि सेल हमारा किस किस चीज से मिलके बना है। तो उसमें से सबसे पहले आ जाती है सेल वॉल्स, राइट। देखिए मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। मेनली यहाँ पे 3 कंपोनेंट होते हैं सेल के। एक सेकेंड नीचे का जरा मुझे, हाँ। तो देखिए यहाँ पर तो आप लोग को, तो जैसे आप लोग की बुक में अवेलेबल है थोड़ा सा उस टाइप से, मैं आप लोगों को अपनी तरफ से बताती हूँ। जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स तो मतलब तो बच्चों आप लोग समझते ही है ना, कंपोनेंट्स मतलब कि कोई भी चीज किस चीज से मिलके बनी है, दैट इज कॉल्ड कंपोनेंट्स। तो में हम लोग का जो सेल होता है, चाहे प्लांट के अंदर सेल होता है, चाहे एनिमल के अंदर सेल होता है,
कहीं ना कहीं सेम कंपोनेंट से मिलके, सेम मटेरियल बोल लो, कंपोनेंट ना समझ में आ रहा हो तो मटेरियल बोल लेते हैं बच्चों लोगों। लो मैंने मटेरियल बोल दिया, अब तो समझ में आ रहा है कि, लेकिन बायो पढ़ रहे हैं तो भाई कंपोनेंट ही अच्छा है, मटेरियल समझने के लिए बढ़िया है, कंपोनेंट बोले तो ज्यादा बेटर है। तो कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? मेन 3 कंपोनेंट होते हैं सेल के। सबसे पहला होता है यहाँ पर सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरा कंपोनेंट होता है यहाँ पर साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। और तीसरा कंपोनेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस को हम लोग बोलते हैं ब्रेन ऑफ द सेल। ब्रेन ऑफ द सेल। जैसे हम लोगों का ब्रेन है ना, और हम लोगों का ब्रेन ना हो तो हम लोग कोई काम नहीं कर सकते, कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते। सेम एज इट इज, अगर सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं है तो न्यूक्लियस एकदम, आई मीन टू से, सेल को हम कहेंगे मतलब बिल्कुल बेकार है, लाचार है, कुछ भी कह दो। क्यों? क्योंकि सेल को कंट्रोल, जैसे हम लोगों का ब्रेन हमें कंट्रोल कर रहा है, हमें क्या करना है, क्या कहना है, सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा है। सेम एज इट इज, सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है यहाँ पे न्यूक्लियस। दैट्स व्हाई न्यूक्लियस इट इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ द सेल। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग इस कौन से कंपोनेंट से स्टार्ट करेंगे? सेल वॉल से स्टार्ट करेंगे। एक चीज और बतानी है बच्चों लोगों मुझे, वो मैं बता देती हूँ कि जो सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लांट के अंदर जो सेल होते हैं, हम लोगों का प्लांट सेल होते हैं ना, प्लांट के सेल अलग होते हैं, एनिमल के सेल अलग होते हैं। तो प्लांट के जो सेल होते हैं, जैसे हम बोलते हैं प्लांट सेल, प्लांट जिन सेल से मिलके बना है इट इज कॉल्ड प्लांट सेल। तो प्लांट सेल, जैसे ये प्लांट का सेल है, प्लांट सेल के ऊपर, अब एक बात बताइए बच्चा लोगों कि हम लोग की जैसे ये बॉडी है, तो बॉडी की आउटर कवरिंग भी है ना, स्किन, हम लोग को प्रोटेक्ट करने के लिए, अगर ये स्किन ना हो तो सारा मटेरियल बाहर ही आ जाए हमारी बॉडी का, होगा कि नहीं होगा? तो जैसे हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए आउटर लेयर है स्किन, इसी तरीके से सेल के अंदर चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके ऊपर भी आउटर लेयर होती है, जैसे हम बोलते हैं सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो एक तरीके से सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? आउटर लेयर ऑफ द सेल विच प्रोटेक्ट्स द सेल। सेल की आउटर लेयर है, जैसे हमारी स्किन है, इसी तरीके से सेल वॉल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल की आउटर लेयर होती है जो सेल की अंदर की चीजों को प्रोटेक्ट करती है। और प्लांट के ऊपर दोनों लेयर होती हैं, सेल वॉल भी होती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होती है। सबसे आउटर लेयर होती है सेल वॉल, फिर उसके अंदर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लांट सेल के अंदर दोनों लेयर हो गई ना, ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर दे रही है, उसको ज्यादा प्रोटेक्ट कर रही है। यही हम एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है, सिर्फ आउटर लेयर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। राइट, ये चीज आप लोगों को बच्चों याद रखनी है आगे तक। मैंने बताया ना कि बेस अपना मजबूत कर लीजिए यहाँ से सेल चैप्टर का, क्योंकि आगे आने वाले क्लासेस में जो सेल आएगा बहुत ही हाई लेवल आएगा। तो ऐसा ना हो कि बेस पता नहीं है हाई लेवल पहुंच गए तो वो भी समझ में नहीं आए। तो यहाँ पर इतना समझ में आया बच्चा लोगों कि यहाँ पर जो प्लांट के जो सेल होते हैं उसमें दोनों लेयर होती है, आउटर लेयर होती है सेल वॉल और उसके अंदर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ज्यादा प्रोटेक्शन दे रही है, वाह भाई वाह। और इसके अलावा यही बात करें एनिमल सेल की, तो एनिमल सेल की प्रोटेक्शन के लिए जो आउटर लेयर होती है, सिर्फ एक ही लेयर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ज्यादा प्रोटेक्शन नहीं देती, क्योंकि फिर हमारी स्किन आ जाती है ना, स्किन के अंदर सेल्स हैं तो प्रोटेक्शन हमारी स्किन भी दे रही है। तो ये भी हो गया। ओके, अब हम आ जाते हैं अपने सेल पर। इट इज फाउंड अराउंड सेल्स। देखिए अब यहाँ पर सबसे पहले ये बताया गया है कि सेल वॉल किस किस के अंदर, सेल्स के अंदर पाई जाती है। एल्गी के जो सेल्स होते हैं, मतलब काई, बहुत बार बता चुकी बच्चा लोगों में आप लोगों को, एल्गी का मतलब काई होता है, यानी कि एल्गी के अंदर जो सेल्स होते हैं उसके अंदर सेल वॉल होती है। उसकी आउटर लेयर कौन सी होगी? सेल वॉल। फंजाई यानी कि फंगस, जानते हैं बच्चा लोग आप लोग कि फंगस के ऊपर जो, फंगस के अंदर जो सेल्स होते हैं, तो सेल्स की भी आउटर लेयर कौन सी होती है? सेल वॉल। प्लांट्स के अंदर तो मैंने बता ही दिया, बट एनिमल सेल्स
लैक सेल वॉल, लैक का मतलब होती ही नहीं है। एनिमल यानी कि हम लोग एनिमल ही हैं, मैमल्स हैं हम लोग। एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स में जो सेल होते हैं उनमें सेल वॉल आउटर लेयर नहीं होती है, सिर्फ क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। सेल वॉल इलास्टिक, इलास्टिक मतलब खिंच जाती है, बड़ी ही खिंच जाती है जैसे रबड़ की तरह, लेकिन स्ट्रांग होती है, टूटती नहीं है। कोट अराउंड सेल मेम्ब्रेन। एक चीज और बच्चा लोगों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। सो डोंट बी कंफ्यूज अगर कहीं सेल मेम्ब्रेन लिखा हो तो। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि सेल वॉल भी, सेल वॉल के अंदर भी एक और मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन, यही तो बताया मैंने अभी आप लोगों को। किससे बनी होती है? इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ कार्बोहाइड्रेट लाइक सेलुलोज एंड पैक्टिन। ये केमिकल्स है यानी कि कार्बोहाइड्रेट है, न्यूट्रिशन होते हैं ना, न्यूट्रिशन में हम लोग के टोटल 6 न्यूट्रिशन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन्स, मिनरल्स, वाटर और फैट, राइट। यहाँ पर हम लोगों के कितने भी न्यूट्रिशन होते हैं, 6 न्यूट्रिशन होते हैं, जिसमें से सबसे एनर्जी देने वाला कौन सा न्यूट्रिशन है? कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट कोई एक नहीं होता, बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट होता है, नंबर ऑफ कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो हम लोग की सेल वॉल कौन से टाइप के कार्बोहाइड्रेट से बनी है? सेलुलोज और पेक्टिन से। उसके बाद इसमें कुछ पॉलीमर्स भी होते हैं। आप देखो बच्चों, पॉलीमर्स का मतलब समझ लीजिए। पॉलीमर्स का मतलब होता है कि जब बहुत सारे केमिकल सब्सटेंस एक दूसरे से चेन बना लेते हैं। अब एक बात बताइए, आप लोग स्कूल में गेम खेलते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं, एक पकड़ लिया, एक पकड़ लिया, एक पकड़ लिया, चेन बन जाती है ना, बन जाती है। यहीं पर हम केमिस्ट्री में बात करें कि केमिस्ट्री में एक केमिकल, दूसरा केमिकल, तीसरा केमिकल, चौथा केमिकल, सारे केमिकल मिल गए, एक चेन बना ली, तब केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोलते थे पॉलीमर्स। केमिस्ट्री की लैंग्वेज में क्या बोल देंगे हम लोग बच्चों? पॉलीमर्स। तो बहुत सारे होते हैं, लिग्निन होता है, सुब्रेन होता है, क्यूटिन होता है। तो सेल वॉल हम लोगों की कुछ चेन यानी कि पॉलीमर से भी मिलके बनी होती है, जैसे कि लिग्नाइन, सुब्रेन और क्यूटिन। फंक्शन की बात करें, द फंक्शन ऑफ सेल वॉल आर टू सपोर्ट, सपोर्ट मतलब जो सेल को सपोर्ट करना, प्रोटेक्ट, वो तो मैंने बता ही दिया, सेल वॉल आउटर लेयर है तो क्या करेगी? प्रोटेक्ट करेगी। बाय प्रिवेंटिंग एंट्री ऑफ एक्सेस वाटर इन द सेल, की सेल के अंदर ज्यादा पानी, कम पानी, ज्यादा गलत चीज ना एंटर हो पाए। जितना सेल की जरूरत है सिर्फ उतनी ही चीजें उसके अंदर एंटर हो पाए। इन सारी चीजों का प्रोटेक्शन, ध्यान देने का काम किसका है? सेल वॉल का है। ओके बच्चों, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट है, अब आते हैं हम लोग यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर। सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात करें बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि हम लोगों की एक तरीके से एनिमल सेल की आउटर लेयर होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? हम लोगों की एनिमल सेल की आउटर लेयर होती है। तो देखो, अब पहले इसका स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसके फंक्शन भी पढ़ लेंगे। प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर एम्बेडेड इन 2 लेयर्स ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम लोगों के प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन हम लोग का होता है ना, एक न्यूट्रिशन है प्रोटीन, तो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स की 2 लेयर होती है। मैं इसका डायग्राम दिखाती हूँ बच्चों, यहाँ देखिए, ये फर्स्ट लेयर और ये सेकंड लेयर, और इसके बीच में कुछ ना कुछ सब्सटेंस भरा ही रहता है, वो हम बाद में बात करेंगे। तो जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन के 2 लेयर जिसको हम बोलते हैं फॉस्फोलिपिड, उस 2 लेयर का नाम क्या है बच्चों? फॉस्फोलिपिड। ये होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेड टू बी सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अब स्टूडेंट आप देख लीजिए, इसको हम लोग सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। व्हाई? बिकॉज यहाँ पर देखिए 3 टाइप की मेम्ब्रेन होती है। यहाँ पर मैं आप लोगों को ना 3 टाइप की मेम्ब्रेन बताती हूँ बच्चों, थोड़ा सा यहाँ पर इरेज कर लिया जाए। मेम्ब्रेन 3 टाइप की होती है, 3 मेम्ब्रेन टाइप्स। सबसे पहली मेम्ब्रेन इम्परमिएबल मेम्ब्रेन, इम्परमिएबल, मैं पहले नाम लिख देती हूँ फिर समझाऊंगी। इम्परमिएबल मेम्ब्रेन
सेकंड होती है सेमी परमिएबल। ओ, पूरा ही इरेज हो गया। एक सेकंड स्टूडेंट, थोड़ा सा मैं दोबारा लिखती हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ मैंने आप लोगों को तीन टाइप के मेम्ब्रेन के नाम लिखे हैं। पहली मेम्ब्रेन है इम्परमिएबल मेम्ब्रेन, सेकंड है सेमी, और थर्ड है यहाँ पर परमिएबल। सबसे पहले हम बात करेंगे परमिएबल मेम्ब्रेन की। परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब है एक ऐसी मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन का मतलब बेटा होता है लेयर, मेम्ब्रेन का मतलब क्या है, लेयर। तो एक ऐसी लेयर जो सारी चीजों को अंदर भी जाने दे बाहर भी आने दे, परमिएबल, कोई बाउंडेशन नहीं है। लाइक अ डोर, दरवाजा होता है ना, दरवाजा होता है कि नहीं होता घरों में लकड़ी का, आप उसे पूरा खोल दो, कैसा है, परमेबल, कोई भी आए कोई भी जाए, कोई भी आए कोई भी जाए, ऐसी मेम्ब्रेन को बोलते हैं परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी का मतलब बच्चा आप लोग जानते हैं आधा, सेमी, सेमी हेमिस्फेयर, राइट, सेमी सर्कल सेमी मतलब होता है आधा। यानी कि अब आप एक काम करिए, आप अपने डोर पर ना जाली वाला दरवाजा लगा दो। आप अपने डोर पे क्या कर दो बच्चा, जाली वाला दरवाजा लगा दो। तो ये जाली वाला दरवाजा क्या करेगा, मच्छरों को तो रोक लेगा, बड़ी बड़ी चीजों को तो रोक लेगा, लेकिन जो आंधी या बारिश आए उसको ना रोकेगा। तो यानी कि आधी चीजों को तो एंट्री दे रहा है, आधी चीजों को एंट्री नहीं दे रहा। ये होता है सेमी। एक होता है इम्परमेएबल, दरवाजा बंद कर दो, लकड़ी वाला दरवाजा भी बंद कर दो, जाली वाला दरवाजा भी बंद कर दो, बिल्कुल क्लोज्ड कर दो। यानी कि ना सिंगल पर्सन आ सकता, ना सिंगल पर्सन जा सकता, ना नहीं आकी, यानी कि ना तो कोई छोटी सी चीज ना तो अंदर जा सकती है ना बाहर आ सकती है, बिल्कुल क्लोज्ड इम्परमेबल मेम्ब्रेन। तो तीन टाइप की मेम्ब्रेन होती है, इम्परमेबल, सेमी परमेबल, परमेबल। परमेबल जो सारी चीजों को एंट्री अलाउड करे, पूरा दरवाजा खुला, कोई भी जाए कोई भी आए। सेमी परमेबल जाली वाला दरवाजा, कि मच्छर वगैरह तो नहीं आएंगे लेकिन जो आंधी बारिश है वो आ जाएगी, आधी चीजों को अलाउड कर रही है आधी चीजों को नहीं कर रही है। इम्परमेबल एक भी चीजों को अलाउड नहीं कर रही है, बिल्कुल जाली वाला दरवाजा भी बंद कर दिया, लकड़ी वाला दरवाजा भी बंद कर दिया, बिल्कुल बिल्कुल शट डाउन कर दिया, इम्परमेबल। अब यहाँ पर बच्चों क्या लिखा हुआ है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी मेम्ब्रेन होती है, सिलेक्टिवली परमेबल। सिलेक्टिवली का मतलब होता है यहाँ पर सेमी परमेबल, सिलेक्टिवली मतलब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। जैसे हम लोगों की जो एनिमल सेल है, एनिमल सेल की जो आउटर कवरिंग है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में छोटे छोटे से छेद होते हैं जाली की तरह, कि उसमें आधी चीजें तो अलाउ होती है जाने के लिए लेकिन आधी चीजें नहीं होती है। इसका मतलब ये है some substances to enter the cell, कि सेल को जिन चीजों की जरूरत है वो तो उसके अंदर जा सकते हैं, बाकी के नहीं जाते, प्रिवेंट होते हैं। प्रिवेंट मतलब रोक दिए जाते हैं, जिनकी जरूरत ही नहीं है सेल के अंदर। दिस इज, and due to this property useful molecules of water, salt and oxygen enter the cell and carbon dioxide exit the cell। और इसी मेम्ब्रेन, कौन सी मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल होने की वजह से तो जो सेल को पानी की, सॉल्ट की, ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट है वो सब उसके अंदर जाती रहती है और ऑक्सीजन बाहर निकलती रहती है, इसी वजह से, वरना सेल बेचारा मर जाए। If any changes occur outside the cell, the cellular environment does not change due to plasma membrane। अब एक बात और समझ लीजिए बच्चों, जैसे ये एनिमल सेल है उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये किसी की बॉडी है, ये किसी की बॉडी के अंदर ही होते हैं सेल। तो अब समझ लीजिए कि बॉडी के अंदर भाई कोई चीज प्रॉब्लम हो गई, कुछ भी हो गया, A to Z, वो प्रॉब्लम कभी भी सेल को नहीं होगी। एक चीज और ध्यान रखिए बच्चों, क्या हुआ कि सेल किसी की बॉडी के अंदर है, अब उस बॉडी के अंदर कोई परेशानी हो गई, कुछ भी A to Z कुछ भी हो सकता है, तो वो परेशानी हमारे सेल को नहीं होगी। क्यों, क्योंकि जिस रीजन, जिस कारण की वजह से इस बॉडी को परेशानी हुई, वो वो चीज कभी भी सेल के अंदर नहीं घुस पाती है। क्यों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसे अंदर नहीं जाने देती। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिर्फ उस जो
सेल की रिक्वायरमेंट है, जो सेल की नीड है, सिर्फ उन्हीं चीजों को अंदर जाने देती है, बाकी को नहीं। एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड होम्योस्टेटिस। इसको हम लोग बोलते हैं होम्योस्टेटिस की प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने सेल के अंदर कोई गलत चीज नहीं जाने दी, सेल जैसा था वैसा का वैसा ही रहा, उसके अंदर कोई भी बदलाव नहीं आया। दिस कंडीशन इज कॉल्ड होम्योस्टेटिस। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे इसका डायग्राम देख लीजिए बच्चों, मैं बता देती हूँ। यहाँ पे देखिए हम लोगों ने पढ़ा कि दो वॉल होती है, सबसे ऊपर वाली होती है मिडल लैमेला। मिडल लैमेला, वैसे देखिए बच्चों नाम तो याद करने पड़ेंगे। यहाँ पे देखिए ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर इसके बीच में एक और वॉल होती है जिसको बोलते हैं प्राइमरी सेल वॉल। इट इज कॉल्ड प्राइमरी सेल वॉल। देखिए सेल वॉल का स्ट्रक्चर है, मैंने बताया था ना, प्लांट सेल होता है, प्लांट सेल की जो आउटर लेयर होती है वो सेल वॉल होती है, और अंदर वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो बाहर वाली आपको दिख रही है ना सेल वॉल, इस सेल वॉल के ऊपर भी एक और लेयर होती है जिसको बोलते हैं मिडल लैमेला। मिडल लैमेला, इससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो सिर्फ सेल वॉल से और सेल वॉल के अंदर कौन सी लेयर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, किससे मतलब है। अब देखिए यहाँ पे सेल वॉल किससे बनी होती है, सेलुलोज से, पैक्टिन से, राइट, कुछ प्रोटीन के मॉलिक्यूल से, सेलुलोज के माइक्रोफाइबर। सेलुलोज माइक्रोफाइबर मतलब है सेलुलोज के जो धागे होते हैं, फाइबर मतलब धागे होते हैं ना, छोटे छोटे धागों से मिलकर बनी होती है। इतना क्लियर है बच्चों। चलिए, नाउ द एक्टिविटी दैट कंज्यूम सेलुलर एनर्जी। अब हम ये देख लेते हैं कि भाई आप लोगों को बच्चों ये चीज तो बहुत अच्छे से पता ही होगी, सेल भी बढ़ेगी खाता पीता है। अब सेल सेल भी कुछ खाता है कुछ पीता है, क्योंकि सेल के अंदर कुछ खाने पीने के लिए नहीं जाएगा तो वो जिंदा कैसे रहेगा, राइट बच्चों, वो जिंदा कैसे रहेगा। तो जो सेल खाता है पीता है एक्चुअली में, और जो उसको एनर्जी देता है, उस प्रोसेस को हम क्या करते हैं। सबसे पहली प्रोसेस आती है बच्चों यहाँ पर एंडोसाइटोसिस। सबसे पहली प्रोसेस कौन सी होती है, एंडोसाइटोसिस, to engulf food and other substances from outer environment। अब एक बात बताइए, जो हम लोगों का जो सेल है ना, जो कुछ खाता है, सॉलिड फूड खाता है, क्या करता है बच्चों, जब सेल के अंदर कुछ सॉलिड फूड जाता है, हम लोगों ने खाना खाया, हमारे पहले स्टोमक में गया, स्टोमक से फिर सेल के अंदर जाता है, तो सॉलिड ही तो होता है ना। तो जब सेल कुछ सॉलिड फूड खाता है, उसको क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को एंडोसाइटोसिस। एंडो का मतलब ही क्या होता है, एंडो का मतलब इनसाइड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंडो, इनसाइड, अंदर उसने कुछ खाया, एंडोसाइटोसिस। दूसरा होता है एक्सो। बेटा एक्सो का मतलब समझ लो, एग्जिट। अब समझ गए होंगे एग्जिट, यानी कि सेल ने खाया, अब कुछ उसने खाया तो उसके अंदर कुछ वेस्ट भी बना होगा, कुछ एक्सक्रीशन भी होगा। तो सेल के अंदर खाने के बाद जो वेस्ट मटेरियल बना वो उसकी बॉडी से बाहर आएगा ना, सेल से बाहर आएगा ना, उस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। तो दो प्रोसेस हो गई ना, यहाँ पे दो एक्टिविटीज हो गई ना सेल की, एक एंडोसाइटोसिस जो उसने खाना खाया, अब खाना खाने के बाद उसकी बॉडी में कुछ वेस्ट भी बना, उसको उसने बाहर निकाला, एक्सोसाइटोसिस। ओके, अब यहाँ पर कुछ हम लोगों की कुछ और प्रोसेस भी होती है, एक होता है डिफ्यूजन, एक होता है ऑस्मोसिस। हाँ, हम लोगों की दो प्रोसेस और होती है, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। एंट्री और एग्जिट ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। देखो बेटा, ये तो रही खाने की बात, सॉलिड फूड की बात, सेल की, लेकिन सेल को कुछ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड लेनी भी पड़ती है, बाहर भी निकालनी पड़ती है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स भी उसको लेने पड़ते हैं, खाने के अलावा भी उसको न्यूट्रिशन की जरूरत है, होगी कि नहीं होगी। तो जब सेल हमारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को, जैसे कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन को अपने अंदर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है, एंट्री और एग्जिट करता है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन। आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा डिफ्यूजन। व्हाट इज डिफ्यूजन, द एंड जब हम लोगों के सॉलिड, लिक्विड और गैसियस के मॉलिक्यूल्स, सॉलिड मॉलिक्यूल्स, गैस मॉलिक्यूल्स, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। आप लोगों ने एग्जांपल, सबसे बढ़िया एग्जांपल बताया जाता है आप लोगों को, घर में खाना बना, किचन में पूरे में खुशबू ही खुशबू हो गई खाने की, राजमा चावल छोले सब्जी हो गई। उसके बाद क्या हुआ यहाँ पर कि जब किचन में पूरी तरीके से खुशबू भर गई, वो खुशबू, भाई किचन तो भर गई, हायर हो गई, एकदम हायर। अब वो जो खुशबू है
कमरों में आना शुरू करेगी, हॉल में, हॉल से अलग कमरों में, जब पूरा घर भर जाएगा तो बाहर निकलना शुरू करेगी। क्या है ये कि जो गैस के, सॉलिड के या लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है, जब उसकी हायर कंसंट्रेशन हो गई एक जगह पे, वो बाहर कहीं दूसरी लोअर कंसंट्रेशन में मूवमेंट कर रहे हैं। दिस प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। तो ये भी सेल के साथ भी यही हुआ कि जब सेल ने छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को अंदर लिया, कुछ बाहर निकाला, इस प्रोसेस को हमने बोला डिफ्यूजन। दूसरी होती है ऑस्मोसिस। ये से पहली बात तो ये बच्चा, ये सिर्फ लिक्विड में होती है। जब लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, इट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। एग्जांपल दे देती हूँ आप लोगों को। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर क्या हुआ, सपोज करिए एक टेबल है, पानी का ग्लास रखा है, आपसे गलती से फैल गया, तो जो पानी है पहले पूरी टेबल पे भर जाएगा, और जब टेबल पूरी भर जाएगी तो पानी के जो मॉलिक्यूल्स है, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स, वो उस टेबल से नीचे गिरना शुरू हो जाएंगे। क्या हुआ यहाँ पर, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स ने हायर कंसंट्रेशन हो गई तो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। इट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। बस इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, ट्रैवलिंग ऑफ वाटर फ्रॉम पार्ट विद मोर वाटर टू अ पार्ट विद लेस वाटर। दैट मीन कि वाटर के मॉलिक्यूल जब हम लोगों के मोर वाटर हायर कंसंट्रेशन से लेस वाटर लेस कंसंट्रेशन में लोअर कंसंट्रेशन में मूव करते हैं, बट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होनी चाहिए। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होनी चाहिए। अब इसका एग्जांपल ले लीजिए, रूट्स होती है ना, प्लांट्स की रूट्स होती है। प्लांट्स की रूट्स क्या करती है, जो सॉइल में वो होता है वाटर, उसको एब्जॉर्ब करती है। लेकिन भाई सॉइल में तो कंकड़, पत्थर, बड़े बड़े रॉक्स सब कुछ होते हैं, तो क्या सब प्लांट में चले जाते हैं, सब रूट्स में एंटर हो जाते हैं? कभी नहीं होते। क्यों? क्योंकि रूट्स, जैसे ये रूट्स है बहुत सारी, रूट्स के चारों तरफ कौन सी मेम्ब्रेन होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। रूट्स के चारों तरफ कौन सी मेम्ब्रेन है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। तो जब रूट्स पानी को एब्जॉर्ब करती है तो पानी तो अंदर चला जाता है इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके, बाकी पानी के अंदर जो पत्थर, कंकड़, रॉक होते हैं वो उसके अंदर एंटर नहीं होते। और सेम एज इट इज हम लोगों के सेल के साथ हो रहा है। जैसे ये एनिमल सेल है, एनिमल सेल के चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो कि सेमी परमिएबल है, यानी कि सिर्फ जो सेल को जरूरत है उसको अंदर जाने देती है, बाकी चीजों को अंदर जाने नहीं देती। तो सेल को पानी की जरूरत है तो सेल पानी तो ले लेगा, लेकिन पानी के अंदर जो चीजें हैं उसको एंटर नहीं होने देगा। क्यों? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, भाई उसको जो जरूरत है वही तो जाएगा। और ये हमारी एक फिजिकल प्रोसेस है। ये कैसी है? फिजिकल प्रोसेस। केमिस्ट्री में पढ़ते हो ना, दो टाइप की प्रोसेस होती है, फिजिकल प्रोसेस एंड केमिकल प्रोसेस, या कह सकते हैं फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। तो ये जो पानी का मूवमेंट हो रहा है ये कैसा है? फिजिकल। कैसा है? फिजिकल। और ये हम लोगों का अब यहाँ पे देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर दिखाया है बच्चों। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैंने बताया ना, प्रोटीन के मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती है, प्रोटीन के मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती है। यहाँ पे देखिए जो ऊपर वाली लेयर होती है ना, वो होती है कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, और जो नीचे वाली लेयर होती है वो लिपिड की बनी होती है। अब यहाँ पे लिखा है बायलेयर। बायलेयर का मतलब है, लिपिड का मतलब बेटा फैट होता है, कंफ्यूज मत हो जाइएगा आप लोग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिपिड? फैट। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो लिपिड बायलेयर, बायलेयर मतलब दो, दो फैट की लेयर होती है और एक कार्बोहाइड्रेट की चेन होती है, यानी कि बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट मिल जाते हैं और एक चेन बना देते हैं। और इस तरीके से हम लोग की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो हम लोग की पूरी बन जाती है। ओके, समझ में आ गया आप लोगों को? अब यहाँ पर स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने ये देखा कि जो हम लोगों की ऑस्मोसिस है ये एक फिजिकल प्रोसेस है, और इसमें भी हम लोगों की तीन कंडीशन होती है। राइट? कितनी कंडीशन होती है? तीन कंडीशन होती है। नाम बता देती हूँ आप लोगों को, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। तीन कंडीशन, तीन सॉल्यूशन होते हैं, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। ये थोड़ा सा डिटेल में हम लोगों को पढ़ने हैं, लेंथी भी है, तो इसको हम लोग ना अपने नेक्स्ट सेशन से स्टार्ट करेंगे, बड़े ही अच्छे तरीके से लेंथी और बड़ी ही डिटेल में समझा के। ओके, आज तक हम लोगों ने अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर तक कंप्लीट कर लिया है, और मुझे आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, डाउट तो नहीं रहना चाहिए, पढ़ा है ही मैंने इतने बढ़िया तरीके से। ओके, तो नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे जिसमें हम लोग ऑस्मोसिस की तीन कंडीशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट, ख्याल रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, एंड बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।